गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आरबी सर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग एनटीपीसी की क्लासेस इस समय कर रहे हैं, शाम को 7 से 8 प्रीवियस पेपर का सलूशन चल रहा है। आज इसकी 9वीं क्लास है। इसके पहले 8 क्लास हो चुकी है। जो बच्चे आज इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो डिस्कशन बॉक्स में जाएं और इसकी पिछली क्लासों का लिंक दिया गया है, वहाँ उसको देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग प्रीवियस पेपर का सलूशन देख रहे हैं, जो कि आज इसकी 9वीं क्लास मैंने आपको बताया है। और वो आज जो है क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 223 क्वेश्चन से होगा। इसके पहले हम 222 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। आपने जैसे प्रैक्टिस करते समय देखा होगा कि जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस पेपर में बने थे, उनका हम लोग बार बार रिपीटेड से जैसे डाटा चेंज करके वो पूछ रहा है। तो यहाँ से जैसे कहते हैं ना कि हमारा अच्छी से एक्सरसाइज हो जा रहा है, पूर्णतः अच्छा से एक्सरसाइज हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हर टॉपिक से लगभग सवाल एग्जामिनर बनाया है। अप्रॉक्सिमेटली जो है वो कम से कम 30, 32, 31 के आसपास पर डे क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन मैथ का आया है, और उतने ही क्वेश्चन का हम पर हर क्लास के हिसाब से रिवीजन कर रहे हैं। तो हम लोग आज इसकी 9वीं क्लास है। जो बच्चे लाइव आ चुके हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आएँ। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी जो भी आपका चैनल अकाउंट है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस सब में शेयर करें। ठीक है, आज हम लोग चलते हैं इसकी 9वीं क्लास की क्लास है। जैसा कि हमने बताया ना कि एनटीपीसी का जो प्रीवियस पेपर है, आरआरबी एनटीपीसी का जो प्रीवियस पेपर है, वो आज इसकी 9वीं क्लास है। ठीक है ना, सब लोग आ गए हों तो अपना एक कापी कलम लेकर बैठ जाएं। थोड़ा सा कोशिश हम लोग करते हैं कि क्वेश्चन को जल्दी रीड करें, जल्दी से इसका सलूशन दें, क्योंकि एग्ज़ाम का जो शेड्यूल रहा है, अब जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल बन रहा है, उसमें आपका टैलेंट तो अनिवार्य ही है, लेकिन साथ साथ स्पीड भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन रहा है। अगर आपकी कहते हैं ना कि किसी टॉपिक पे पकड़ तो है, आप किसी सवाल को तो लगा तो लेते हैं, लेकिन उसे टाइम में बना नहीं पाते हैं, उसकी वजह से भी सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है। क्योंकि अभी देखिए सीजीएल का आपको रिज़ल्ट आया है 2019 का, उसका कट ऑफ मेरिट कितना जाया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो, क्योंकि हर कैंडिडेट आज के डेट में नया अपडेट हो रहा है, नए कोशिश कर रहा है, अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने अभ्यास कर रहा है, अपने पढ़ाई पे ज़्यादा समय दे रहा है। तो हम लोग भी इस कंपटीशन में अगर बने रहना चाहते हैं, इस कंपटीशन में अगर कुछ करना चाहते हैं, तो ये सब मुझे ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, तभी हम किसी सवाल या किसी कंपटीशन में अपनी जगह को बना सकते हैं, किसी कोई वैकेंसी में अपनी एक सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। यही तभी संभव है। ठीक है ना, बार बार हम आपको बताते हैं। इससे आप लोग को फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हम लोग को एनालिसिस करना है कि जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक और कुछ टॉपिक में, उसका हम लोग यहाँ पे कैसे एक्सप्लेनेशन देते हैं, कैसे सवाल आता है तो कैसे उसको हम समय में बनाते हैं, वो चीज़ें हम लोग सीखते चलेंगे और उस पर इम्प्रूवमेंट भी करते चलेंगे। सपोज करिए, मान लीजिए आपने एलसीएम एचसीएफ का सवाल पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है, पूरा पढ़ा है, और एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन अगर यहाँ पे बन रहे हैं, तो ये चीज़ें एनालिसिस करना है कि क्या हम उस क्वेश्चन का जवाब टाइम में बना पा रहे हैं, या टाइम में नहीं बना पा रहे हैं, या हम बना ही नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एलसीएम एचसीएफ अभी और पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ें हम लोग को यहाँ एनालिसिस करना है। चैप्टर बाय चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए कितना बेनिफिट होता है एग्ज़ाम हॉल में या किसी क्वेश्चन को लगाने में। अब यही चीज़ें हैं, जैसे सपोज़ करिए, मान लीजिए आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है, और सिंप्लीफिकेशन के सवाल अगर आपको क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, एग्ज़ाम में या पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, और उस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को आप लोग लगा नहीं पा रहे हो, तो हमें अभी ज़रूरत है सिंप्लीफिकेशन को और पढ़ने की।
या हम लोग मान लीजिए सवाल को लगा रहे हैं, टाइम में नहीं बना पा रहे हैं, तो अभी हमें और रिवाइज करना है सिंप्लीफिकेशन को। तो ये सब चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। समझ में आया? चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। इतनी बातें आप लोग फॉलो करिए आज के लिए, ठीक है ना। हम अपना पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे। देखिए एनटीपीसी 2016 का 31 मार्च का ये पेपर है, पहली शिफ्ट का, ठीक है ना। ये पहली शिफ्ट का है, क्वेश्चन नंबर 223 है। आज हम लोग यहाँ से चर्चा करेंगे। इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए और इसकी चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो बच्चे अभी हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, जो अभी चैनल के साथ जो नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन उनको बराबर मिलता रहे, ठीक है। और जैसे 222 23वां सवाल आज पढ़ रहे हैं, तो 222 तक हमने 1 से लेकर 222 तक स्टेप बाय स्टेप करके मैंने कई क्लासों में इसको बता भी चुके हैं और ये आगे कंटिन्यू है, ठीक है। चलिए इसका वो जवाब देखिए, कमेंट आने भी लगा है आप लोगों का, बहुत से बच्चों का इसका जवाब सही भी दिख रहा है। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे कह रहा है x/5 + y/7 = 1 हो, जहाँ x की वैल्यू उसने दिया है और y की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू आपको दिया है और y की वैल्यू आपको बताना है। तो x/5 दिया है, इसका मतलब 2/5 + y/7 = 1 के, तो y/7 यानी y/7 बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 2/5 के, कटेगा 5 × 5, 2 में से 3 2 जाएगा, 3 आएगा, 3/5 के। y = बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 7 × 21 21/5 के, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21/5 के। और वो कौन से ऑप्शन में सही है, डी ऑप्शन में। कौन से सही है, डी ऑप्शन में, यानी इसका उत्तर जो है वो चौथा है, डी ऑप्शन सही है, 21/5। बात समझ में आई? ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ठीक है ना, इस चैप्टर्स में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह स्टैटिक्स का सवाल है। हमने आपको बताया है कि जो बच्चे भी चैनल के साथ नए जुड़े हैं, हमें स्टैटिक्स का आपको वीडियो आपको पूरा मिलेगा। इसमें 3 क्लासेज हम आपको बताए हैं, जिसमें हमने स्टैटिक्स को पूरा बताया है। इसमें समाधिका, बहुलक, माध्य, ठीक है, परिसर, रेंज, ठीक है, मानक विचलन, विचरण, सब बताया गया है, विचरण गुणांक। तो ये आपको 3 क्लासों में मिल जाएगी। और ये बराबर देखिए, जो लोग इसको रेगुलर क्लास कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे रेगुलर क्लास कर भी रहे हैं, वो रेगुलर क्लास में देखे होंगे तो बहुलक, मानक, रेंज, ठीक है, मानक विचलन, माध्यिका, माध्य का बराबर कम से कम 2 सवाल, 1 सवाल, 2 सवाल ज़रूर पूछा जा रहा है हर सिस्टमेटिक चैप्टर में, कोई भी ऐसा नहीं। तो ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये सिलेबस में ऐड है और ये सवाल आने वाले वक्त में भी, आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है ना, नए डाटा के साथ, और कुछ थोड़ी ना पूछेगा। अब देखिए इसमें कह रहा है माध्य बताना है, बहुलक बताना है और माध्यिका, यानी तीनों बताना है। तो सबसे पहले हम बहुलक निकाल लेते हैं ना, यही सबसे आसान होता है निकालना। ये देखिए इसका जो माध्य दिया है, माध्य, बहुलक और माध्यिका, यही बताना है ना। तो सबसे पहले हम लोग माध्यिका निकाल लेंगे। अब माध्यिका निकालने के लिए क्या करें, बहुलक निकाल लेंगे, माध्यिका तो बाद में निकालेंगे। बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक का मतलब होता है जो पद सबसे ज़्यादा बार आया है। तो 3, देखिए 3 ज़्यादा बार आया है, सबसे ज़्यादा कितनी बार आया है, 3 आया है। कई बार, 4 बार आया है। तो इसका मतलब इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 3। थोड़ा सा ऑप्शन पे भी गौर करेंगे तो इसमें तो बहुलक 4 दिया है, गलत है। इसमें भी बहुलक 4 दिया है, गलत है। इसमें भी बहुलक 4 दिया है, गलत है। इसमें ही बहुलक 3 दिया है, यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या करना, देखिए ऑप्शन को भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन बना है वो माध्य, बहुलक और माध्यिका के सेंस से है। तो दूसरा नंबर जो है वही उसका बहुलक बताया है। सब में देखिए, दोनों में, सब तीनों ऑप्शन में क्या बनाया, 4 ऑप्शन बनाया है, जबकि हमारा बहुलक क्या है, 3 है। बात समझ में आई, कन्फर्म हुआ? तो लगाने की ज़रूरत नहीं, हमें माध्य की आवश्यकता नहीं है,
निकालने की या फिर माध्यिका की भी आवश्यकता नहीं है करंट में निकालने की। अगर हम निकालना भी चाहें तो निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल ही चीज़ है, थोड़ा सा आपको समय भी बनाना। यही सब चालाकी हम लोग को एग्ज़ाम में फॉलो करनी पड़ती है। बात समझ में आई? चलिए आगे चलिए। सिंप्लीफाई करना है, दो चर नंबर हैं उनको आपस में गुणा करा के उनकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आइए भाई, जो अभी बैनर के साथ जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर लें। ये आपका चैनल है, आप जितना ज़्यादा इसे ग्रो करेंगे, जितना ज़्यादा आप इससे ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ही हमारा और आप दोनों लोग का एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा मनोबल बढ़ेगा, आपका कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन ही बढ़ा के हम लोग को एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना पड़ता है। देखिए, इसको इससे गुणा करा लेंगे, फिर इसको दोनों से गुणा कराएंगे तो 6x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2xy हो जाएगा। फिर y को गुणा कराएंगे तो -9xy हो जाएगा और -3y² हो जाएगा। यही तो होगा। अब इसको इससे घटा देंगे तो 6x² हो जाएगा, -7xy हो जाएगा, -3y² हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, और यही इसका ऑप्शन सही है। ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है? माइनस में दोनों होगा ना ये जी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिख रहा है? सी सही दिख रहा है। बात समझ में आए? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी नंबर सही होगा। क्लियर हुआ? 225 नंबर का सवाल। चलिए आगे, क्योंकि ये माइनस में था वो प्लस में था तो घट जाएगा ना। चलिए आगे देखिए, टाइम एंड वर्क का सवाल है। जल्दी से इसको बना के आप लोग कमेंट करके बताइए। कह रहा है 15 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 9 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे? 15 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते थे? 30 दिन में करते थे। तो इसका मतलब 15 × 30 यही टोटल काम है कि नहीं है? टोटल काम यही तो है। अब इसी काम को कितने लोगों से कराना है? 9 लोगों से। तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो 3 त्रिका 9, 3 दाम 30, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15। ठीक है, 10 × 5 = 50। कितना दिन लगेगा? 50 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। कौन सा सही है? बी सही है। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? किसी भी स्टूडेंट को? चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 227 है और कह रहा है ये साधारण ब्याज का है। एक निश्चित साधारण धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में और 5 वर्षों में परिपक्वता मूल्य 8,255 रुपये और 9,425 रुपये हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ठीक है ना, बहुत आसान सवाल है, आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये 3 साल का धन है और ये 5 साल का धन है, मतलब 3 साल में इसमें ब्याज भी जुड़ा है 3 साल का, और इसमें 5 साल का ब्याज जुड़ा है। अगर हम कहें इसकी धनराशि से घटा दें तो क्या आएगा? घटा देते हैं तो आ जाएगा 1100, कितना आएगा? 8255। 5 में से 5 जाएगा 0 आएगा। ठीक है, 2 में से 5 नहीं जाएगा, 12 में से 7 हो जाएगा, और ठीक है ना, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, और 9 में से 1 जाएगा। ये 1170 रुपये ब्याज मिलेगा, लेकिन कई साल में मिलेगा? 2 ही साल में तो मिलेगा भैया। अरे भाई देखिए, यहाँ पे ये है कि 5 साल का मिश्रधन ये, 3 साल का मिश्रधन ये है और 5 साल का मिश्रधन ये है। अगर हम 5 साल के मिश्रधन में 3 साल का मिश्रधन घटा देंगे तो 2 ही साल का तो ब्याज आएगा, तो 2 साल का ही तो डिफरेंस है 3 और 5 में। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? निकाल लेंगे। 1170 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे
2 पंचे 10, 2 8 16 और 2 पंचे 10, यानी 1 वर्ष में उसको कितना साधारण ब्याज मिलेगा? 585 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 585 रुपये। अब यहाँ से हम बिना मूलधन के ब्याज की दर नहीं निकाल सकते हैं, बिना मूलधन के ब्याज की दर नहीं निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? बिना मूलधन के आप ब्याज की दर नहीं निकाल सकते हैं। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे आप? मिश्रधन में ब्याज को घटा दें। 3 साल का मिश्रधन 8,255 रुपये है, जबकि 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा? जबकि 1 साल में दिया गया है, तो 3 साल में कितना मिलेगा? 3 से मल्टीपल कर देते हैं तो 585 का 3 से गुणा करा देंगे तो 5 25, 5 8 40, 2 42, 5 5 25, 4 29, यही तो होगा। सॉरी 3 से गुणा कराना ना, तो गलत हुआ, 5 से गुणा करा रहे हैं, 5 से घटाना पड़ेगा ना फिर। तो 5 तिहाई 15, 5 8 तिरिक 24, 24 1 25, 5 तिहाई 15, 15 2 1755 रुपया। कितना है? 1755। अगर हम इसमें घटा दें तो मूलधन आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? आ जाएगा ना। 1755 रुपया लेस कर देते हैं तो आ जाएगा कितना? 6500 रुपये। कितना आ जाएगा? 6500 रुपये। यही इसका मूलधन है। क्या है? मूलधन है। 6500 रुपये इसका मूलधन आ गया। ब्याज आपको पता है, ब्याज की दर निकालना है तो दर इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज कितना है 1 साल में? क्योंकि ब्याज 1 साल में 885 रुपये है। कितने रुपए का? 6500 का। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा होगा कि नहीं? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 13 पचे 65, 13 दूना 26, 13 चौको 52, सॉरी 13 चौको 52, 4 बार जाएगा, 6 बचा, 13 पचे 65, 5 एकन्नम 5, 5 9 45। क्या परसेंट हो जाएगा? ब्याज की दर 9% आ गई ना। ब्याज की दर क्या आ गई? 9%। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो 9% ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ए, पहला ऑप्शन सही है। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत हो बताइए भाई। नहीं है? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट बताइए भाई। टेक्नामेंट्री का सवाल है और बराबर आ रहा है। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू का मान बताना है। हम बार बार एक फार्मूले की बात करते हैं और फार्मूला आपको पता भी है और बार बार हम इस चीज़ को रिमाइंड भी करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। होता है कि नहीं है? याद आ रहा है कुछ? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी बराबर 1 होता है। होता है कि नहीं होता है? बराबर हम बता रहे हैं इस चीज़ को और एग्जामिनर बराबर सवाल पूछ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। होता है कि नहीं होता? उसी नियमावली से लगेगा ये और ये वाला इसमें लगेगा। देख रहे हैं? ये देखिए, इसमें कुछ दिखाई दे रहा है आपको? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 1 और प्लस 2 जानते हो कॉट थीटा और टैन थीटा का गुणनफल 1 ही होता है। अगर ऐसे भी लिख सकते हो, टैन थीटा कॉट को लिख सकते हो 1/tan थीटा। टैन से टैन कैंसिल आएगा तो 2 गुणे 1 बराबर 2 ही होगा, तो 2 1 3 हो जाएगा। सब रिपीटेड रट्टा मार सवाल हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है। कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। बात समझ में आई? इसको रिमाइंड करिए, याद हो जाएगा। बार बार इस चीज़ को लिखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए भाई।
बड़ा आसान सवाल है, टाइम एंड स्पीड का सवाल है। पी और क्यू की गति का अनुपात दिया गया है 2:3 है। 3 घंटे में क्यू 360 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो पी की चाल क्या होगी? कुछ नहीं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्यू की वैल्यू आपको पता है, यानी क्यू की चाल आपको पता है। देखिए 3 घंटे में आप कितनी दूरी तय करता है? 360 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो यहाँ से क्यू की चाल आ जाएगी भाई। प्रयास करिए और कमेंट करके बताइए। गर्मी बहुत पड़ रही है, ठीक है। इतनी गर्मियों में हम लोग आपको समय देते हैं। इसको सार्थक बनाइए आप लोग। चलिए देखिए, कह रहा है पी और क्यू की गति का रेशियो दिया गया है। 3 घंटे में क्यू 360 किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटे में उसकी स्पीड आ जाएगी, यानी स्पीड कितनी हो जाएगी? 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? किसकी चाल? क्यू की चाल। क्यू की चाल अगर 120 किलोमीटर है तो पी की चाल क्या होगी? यहाँ से निकल जाएगा। क्यू की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में 120 है, रेशियो में कितनी है? 3 है, तो इसका मतलब 3 रेशियो की वैल्यू 120 है, तो 3 से भाग देकर 2 से गुणा करा देंगे तो पी की चाल आ जाएगी। नहीं आएगी भाई, 2 ही तो रेशियो है पी की, तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, ठीक है ना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पी की चाल अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा तब होगी जब क्यू की चाल 120 किलोमीटर होगी, और क्यू की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात ख़त्म हो गई, सवाल ख़त्म। चलिए अगला। यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपया हो तो 1 किलो के 3/4 का मूल्य कितना होगा? 1 किलो का निकाल लो, उसका 3/4 निकाल लो, ख़त्म हो जाएगा सवाल। बहुत सरल सवाल है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए। अरे भाई 120 रुपए की कीमत कितना? 2.5 किलो है, तो 120 रुपए की 120 रुपए की कीमत के कई किलो? 2.5 किलो, तो 1 किलो का दाम तो आ ही जाएगा। 2.5 से भाग दे दें, 0, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, यानी उसका मूल्य 48 रुपया प्रति किलोग्राम है कि नहीं है? जबकि 1 किलो की कीमत 48 है, आपको ख़रीदना 3/4 तो है, तो 48 का 3/4 निकाल लेंगे। 3/4 कितना के बराबर होगा? 12 चौक 48, 12 बार जाएगा, 12 दूणे 3 बराबर 36 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। काफ़ी बच्चों का कमेंट सही आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, बात समझ में आई, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें मानक विचलन बताना है, फिर आ गया मानक विचलन। स्टैंडर्ड डिविएशन मानक विचलन का मतलब होता है। जल्दी से बताइए भाई सब लोग। मानक विचलन के लिए पहले माध्य निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले माध्य निकाल लो, फिर मानक विचलन आ जाएगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, रेगुलर क्लास में पूछा जा रहा है, इसलिए आप यहाँ से बना सकते हैं। देख लीजिए इधर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहले इसकी माध्य निकाल लेंगे, माध्य निकाल लेंगे ना। अगर आप माध्य निकाल लेना चाहें तो निकल जाएगा। इसमें क्या है? 10, 10, 20, 20, 10, 30, 10, 40, 40, 10, 50, और 50 20 से इधर है और 20 इधर है। 50, 20, 40, 90। 90 को किससे डिवाइड करना? कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 से डिवाइड कर दिया।
तो कितना आया, माध्य 10 आ गया। अब आप निकालेंगे d की वैल्यू, तो हम संख्या में माध्य को घटाएंगे तो बार बार 9 बार घटाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने एक को बताया था ना कि 10 कितनी बार आया है, 10 4 बार आया है कि नहीं आया है, 4 बार आया, 5 बार आया है। तो 10 में से 10 को घटा के स्क्वायर करके 5 से गुणा करा देंगे, क्या बार बार उसे कितना। अब देखेंगे 11 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 11 में से 10 घटा के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। कितनी बार आया है, 2 बार आया है। अब इसके बाद माध्य में संख्या में से घटा रहे, 9 कितनी बार आया है, तो 9 में से 10 घटा देंगे, माध्य घटा रहे हैं, जो 10 क्यों घटा रहे हैं, माध्य है 10, और ये भी 2 बार आया है, तो हो गया ना। इसकी वैल्यू तो 0 ही आएगी। अब इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 × 2 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 आएगी, स्क्वायर करेंगे +1, 2 से गुणा कराएंगे 2 आएगा। टोटल का योग जोड़ लेंगे तो अंडर रूट टोटल का योग 2 2 4 ही है ना, 4 है। और डिवाइड पद कितने हैं, 5 4 9 है, 9 से डिवाइड कर दिया। अब 4 का वर्गमूल 2 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 2/3 इसका उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत हो बताइए भाई। चलिए आगे, चतुर्थानुपाती बताना है तो फिर एकदम इजी सवाल है, इसको तो बता ही देंगे। इसकी पहले वाली क्लास में भी यही सवाल आया था, ठीक है ना। इसका उत्तर क्या आएगा, 14 ख़त्म। दूसरी गुणे तीसरी बटा पहली, 8 × 7/4 ख़त्म। 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, ठीक है ना, आंसर हो गया। कितना समय लगेगा, ख़त्म। चलिए ग्राफ का सवाल आ गया। ग्राफ का दिया गया है, लैंग्वेज है, सब्जेक्ट में लैंग्वेज दिया गया है 10% है, कंप्यूटर साइंस 15%, सोशल साइंस 10%, केमिस्ट्री 20%, मैथ 20%, फिजिक्स 25% है। जल्दी से बताइए, ग्राफ में भौतिक विषय से संबंधित सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा। फिजिक्स का केंद्रीय कोण बताना है आपको। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है किसी को, कोई दिक्कत, दिखाई दे रहा है ना। चलिए चलिए बताइए। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का दिया गया है, इसमें आपको बताना है फिजिक्स का, और फिजिक्स कितना है, 25% है। 25% है कितने में से, 100 में से, पर डिग्री बनाने के लिए 360 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 25 × 25 = 100, 4 × 9 = 36, 90 डिग्री। कितने डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसमें बताइए अगला सवाल, फटाफट बताइए भाई, कमेंट करके बताते रहिए, बहुत इजी सवाल है, ग्राफ का है। बहुत इजी सवाल है। छात्रों की कुल संख्या का 500 है, तो बताइए छात्रों जो कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र और भौतिक पसंद करते हैं उनका अनुपात अन्य विषयों के साथों के साथ अनुपात क्या होगा। यानी आपको कंप्यूटर साइंस जोड़ना है, कंप्यूटर साइंस 15% है, साइंस क्या जो केमिस्ट्री यानी 20% है, और फिजिक्स कितना है, 25% है। टोटल जोड़ लेंगे, 25 और 20 कितना, 25 और 20 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, सॉरी 25 और 20 45 हो जाएगा, ठीक है। 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 और +15 कितना हो जाएगा, 60, कितना हो जाएगा, 60%। 60% अगर ये दोनों हैं तो टोटल 100 होता है, 100 में 60 ये है, तो जाहिर सी बात बचा कितना, 40। रेशियो पूछा है तो 60:40, अर्थात 3:2 या 3/2। ऑप्शन बटे में बनाया है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बात समझ में आई।
कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल उसी से है, ग्राफ का ही सवाल ये भी है, बस उसी से है। कक्षा में कह रहा है 80 छात्र हैं तो उनमें से कितने छात्रों की कंप्यूटर पसंद करते हैं? 80 छात्रों कक्षा में तो कह रहा है कंप्यूटर कितने लोग पढ़ते हैं, तो कंप्यूटर तो 15% पढ़ते हैं भैया। 15% किसका निकाल लेंगे? 80 का। 80 का 15% कितना हो जाएगा? बस काट देंगे, ठीक है ना। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 एका 5, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12 लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। 80 छात्रों में कंप्यूटर पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना? चलिए बढ़ जाते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 236 क्वेश्चन। मज़ा आ रही है ना? अच्छे सवाल भी मिलते हैं और इजी सवाल भी मिलते हैं। ये तो इजी सवाल है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% लाभ पर 1250 रुपये में बेच दिया, तो कह रहा है उसका लागत मूल्य क्या होगा? किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% तो होता भैया। 25% प्रॉफिट है तो इसका मतलब 25% जोड़ देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 125% ये इसका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। अब ये इसका विक्रय मूल्य है और यहाँ पे परसेंटेज में विक्रय मूल्य 125 है और रुपया में 1250 है। 100 इक्वल टू बराबर निकालो, सीधा कास्ट प्राइस आ जाएगी, CP आ जाएगा। 125 से डिवाइड करके 100 से गुणा करा देंगे, 10 ही बार तो जाएगा। 10 × 100 बराबर 1000। उसको कितने में ख़रीदा गया था? 1000 रुपये में। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। किसी को कोई दिक्कत भाई? चलिए बढ़ लेते हैं फिर फट से। एज का सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है। जेड की वर्तमान आयु ए की आयु का आधा है। जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधा है। 5 वर्ष बाद ए और जेड की वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 होगा, तो 3 वर्ष के बाद जेड की आयु कितनी होगी? बताइए भाई। फटाफट बताइए। रेशियो बनाकर हमने एज पढ़ाया है, उसी से लग जाएगा फट से। चलिए देख लेते हैं। जेड की आयु ए की आयु से आधी है। अगर ए की 2 हो जाएगी तो जेड की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। हो गई आधी। 5 वर्ष बाद का कह रहा है। 5 वर्ष बाद कह रहा है क्या हो जाएगी? रेशियो में 11:16 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? इसमें हमने बताया था डिफरेंस निकाल लेंगे, तो इसमें डिफरेंस 1 का है, इसमें डिफरेंस 5 का है। बराबर है? नहीं है तो कर लेंगे। इसमें 5 से गुणा करा के और इसमें 1 से करा के, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एका 5, ये हो जाएगा 11 और ये 6 हो जाएगा। डिफरेंस देखिए दोनों में बराबर हो गया, तो चाहे इसको आप इसमें से घटाएं चाहे इसको इसमें से घटाएं, ठीक है ना? 1 ही आएगा। 1 इक्वल टू बराबर कितने साल के? 5 साल के। एक रेशियो की वैल्यू 5 आ गई। किसका पूछ रहा है? ए का ही तो पूछ रहा है, जेड का पूछ रहा है। तो 25 साल। जेड की वर्तमान उम्र 25 साल होगी, लेकिन पूछा 3 साल बाद है तो 3 साल जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। ऑप्शन कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है? सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात समझ में आई? किसी को दिक्कत भाई? चलिए बढ़ लेते हैं। कितना सरल टॉपिक आ रहा है, सवाल कितना सरल है। जल्दी से बता लीजिए भाई। 2 अंकों का योग दिया है 15 है और अंतर 3 दिया है, अंक क्या होंगे? ऑप्शन देखकर बना दो, क्या दिक्कत है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या दिक्कत है? अंतर देखिए, इसमें 5 का ख़त्म है, इसमें 9 का ख़त्म है, इसमें 1 का ख़त्म है, ठीक है ना? क्या करना ज़रूरत थोड़ी ना सवाल। बढ़ लेते हैं आगे। इस आंकड़ों का रेंज बताना है, परिसर या रेंज बताना है। इसको भी बड़ा आसान सवाल है। आज के सवाल तो बड़े आसान है।
जल्दी से बताइए भाई। सबसे बड़ी संख्या इसमें रेंज और सबसे छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस रेंज होता है। तो सबसे बड़ी संख्या 9 ही दिख रही है ना, 9, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 ही तो है, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। दोनों का रेंज कितना होगा, 5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। रेंज मतलब होता है अधिकतम और न्यूनतम के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, फटाफट बताइए भाई। ये तो आप कमेंट करके बताइए, हम बताएंगे नहीं। टाइम एंड वर्क का सवाल है और बड़ा इजी सवाल है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप लोग का कमेंट कम आ रहा है, इतने कम लोग लाइव भी हो, ठीक है। जो लोग अभी पैनल के साथ जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कर लें। जल्दी से बताइए। आ गया भाई, फटाफट बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो तो। आ जाना चाहिए था। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, कमेंट करके आए। कमेंट आ रहा है कुछ लोगों का सही है, सबका नहीं सही है। सब लोग भाई राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए कह रहा है यल किसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। एम उसी काम को करता है 90 दिन में। एलसीएम ले लेंगे दोनों का तो 90 ही होगा, ठीक है। इसकी कार्य क्षमता 3 हो गई, इसकी 1 हो गई, दोनों मिलकर एक दिन में 4 करेंगे। करना कितना है, 90/4। यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, 45/2। 45/2 को लिख सकते हैं 22 सही, 1/2 लिख सकते हैं ना। ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। कहाँ भाई समय लगना चाहिए, बहुत इजी सवाल है, आप लोग लगा ही नहीं। चलिए ये सवाल बताइए, फटाक से बताइए भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 140 नहीं है, 143। चलिए फटाक से बताइए। XYZ समांतर रेखाएं हैं, 3 रेखाएं हैं और वट्टी उन सभी को छेदक वाला एक आड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी सूची कोणों का नाप समान है, कौन से कोण आपस में समान है। एकांतर खंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्ष भूमुख का कोण आपस में भी बराबर होते हैं। शीर्ष भूमुख मतलब होता है आमने सामने के कोण, ठीक है ना। जल्दी से बताइए भाई आप लोग कमेंट करके, कौन सा ऑप्शन सही है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में भी बराबर होते हैं। इसमें शीर्षाभिमुख वाला लगा लेंगे तो आ जाएगा। एकांतर खंड के कोण कौन से हैं। एकांतर खंड के कोण यही है, 1, 4 और 7। 1, 4, 7, ठीक है। ये एकांतर खंड के कोण हैं। शीर्ष अभिमुख कोण कौन से हैं, हम इसको मार्क कर लेते हैं रेड से। तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो कौन से हैं, सामने सामने वाले कोण ना। तो यहाँ कोण 4 कोण 7 के बराबर है, ठीक है। कोण 7 कोण 9 के बराबर है। ये शीर्षाभिमुख कोण है ना। और कोण 1 कोण 2 के बराबर है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये मिलता है कि ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, ठीक है ना। ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, और ये इसके बराबर है। तो ये जाहिर सी बात है, ये इसके अगर बराबर है और इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर होगा। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि कोण 1
अब देखिए इसमें कोण 1, कोण 4 और कोण 9 आपस में बराबर होंगे, क्योंकि कोण 1, कोण 4, कोण 7, कोण 6, कोण 9 सब आपस में बराबर। तो ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं। बात समझ रहे हैं ना कि 2 का 6 के साथ तो कोई बराबर है नहीं, 8 के साथ तो नहीं बराबर हो रहा है ना, तो ऑप्शन तो ये नहीं हो सकता है। यही इसका ऑप्शन सही है। इसमें अगर 7 का भी ऑप्शन बनाया होता तो आ जाता है। कोण 1, 4, 7, 9 भी बराबर है, लेकिन 4 के साथ 5 नहीं बराबर है। ये बात नोटिस करना है। तो इसमें 4 के साथ 5 बराबर दिया, तो उल्टा पुल्टा ऑप्शन बनाया। ये करेक्टिंग ऑप्शन नहीं। अगर ये देखा जाए तो 1, कोण 1, कोण 4, कोण 7 के भी बराबर है। ऑप्शन जैसे सेट कर रहा है, तो ऑप्शन इसमें ऐसा कुछ बनाया नहीं है। ऑप्शन यही बनाया, तो इसीलिए यही बेहतर है। ठीक है ना। कोण 1, कोण 2, कोण 6 के भी बराबर है, तो वो भी ऑप्शन में नहीं बनाया है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें कोण पर एक्सेप्ट करेंगी। इसमें वही है, इसमें एकांतर खंड के कोण और शीर्षाभिमुख कोण, वही चीज़ें इसमें कॉन्सेप्ट लगता है। चलिए अगला बताइए। tan 1125 का मान बताना है। हमने आपको बताया था कि 360 के गुणज में फैक्टर कर लेते हैं, जो बचता है वही उसका आंसर आ जाता है। ट्राई करिए तो हम बताते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए, नहीं आएगा तो बताएंगे। बिल्कुल अभ्यास आप लोग करिए, हम तो है ही हैं। हम हर सवाल का एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस आप लोग एफर्ट करिए, प्रयास करिए, पहले तो खुद को करिए। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बताएंगे। लेकिन ये सवाल की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। इस तरह के सवाल इसके पहले वाली क्लास में, कुछ क्लास नंबर 8 वाले में भी कर दिया था। ठीक है ना। कुछ लोगों का जवाब आया है, देख लेते हैं। स्टैंड को लिख सकते हो 1125 को लिख सकते हो 3 × 360 + 45। कोई दिक्कत किसी को? लिख नहीं सकते भाई? लिख सकते हो ना। अरे 1080 हो जाएगा, 1080 में 45 जोड़ेंगे 1125, ये तो 0 हो जाएगा। यानी आपको क्या बताना है, क्योंकि एक 3 चक्कर में वही दूरी होगी जो 0 दूरी होगी, तो उसको तो दिक्कत है नहीं। यानी आपको tan 45 डिग्री की वैल्यू बतानी। किसकी बतानी है? यानी tan 45 की डिग्री tan 1125 डिग्री की क्या होगा? बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? बस। और tan 45 का मान आपको पता ही होता है। tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। तो यही इसका ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है ना। tan 45 का मान 1 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। ठीक है ना, सब पता है। चलिए आगे। फटाफट बताइए भाई कमेंट करके। कह रहा है कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, या 6 घंटे में एक निश्चित दूरी की तय करती है। कार बी उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है, तो कार बी की चाल बताओ। मतलब जितने समय में 6 घंटे में 6 घंटे में कार ए 80 की स्पीड से जितनी दूरी जाती है, उसका 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है। कौन? बी। तो बी की स्पीड क्या है? तो 6 घंटे में, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि कार बी 6 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी कम चलती है। ठीक है ना। तो उसकी चाल कितनी कम हो जाएगी? तो 60 को 6 से भाग दे तो क्या करें? चाल निकालेंगे। यानी इसका मतलब ये हो गया कि कार बी की चाल कार ए की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। यही तो है। और कार बी की चाल आपको निकालनी है, कार ए की चाल दिया ही है, कार ए की चाल 80 दिया है, और ये पता लग गया कि कार बी की चाल जो है वो कार ए की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो इसका मतलब इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ख़त्म, सवाल ख़त्म। चलिए बढ़ लेते हैं आगे। कोई दिक्कत किसी को? बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आए तो लगा सकते हैं आप। डिस्टेंस निकाल लेंगे आप, समझ गए ना? बता ही देते हैं इसको। ये समझ में आया ना? इरेज कर दें। अब हमें पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा इसको। तो कह रहा 80 की स्पीड से 8 घंटे में चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय होगा। होगा कि नहीं होगा?
तो चाल है 80, समय है 6 घंटे, 480 किलोमीटर दूरी तय होगी। अब यह कह रहा है ये तो ए ने तय किया, अब बी की दूरी निकाल लेते हैं। तो बी की दूरी वही, इसकी दूरी से उसकी दूरी 60 किलोमीटर कम है, तो 480 में 60 घटा देंगे। ये आ गई ए की दूरी, किसकी आ गई, बी की दूरी, यानी बी 420 किलोमीटर दूरी तय करेगा, वो भी कितने समय में, 6 घंटे में। तो बी की चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाता है। तो दूरी 120 है और समय 6 घंटे है, 6 सतम 42 हो जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। बात घुमा फिरा के वही कर रहा है, हम जो इतना लिखापढ़ी कर रहे हैं वही हमने नहीं किया वहाँ पे। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। समझ में बात आई, कोई दिक्कत किसी को? चलिए बढ़ लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF बताना है। क्या बताना है? HCF अर्थात मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताया था 72 और 68 का मासा क्या होगा। तो 72 और 68 के बीच का डिफरेंस 4 ही तो है, या तो इसका मासा 4 होगा या तो 4 का कोई गुणनखंड होगा। तो यही ऑप्शन हो गया, ख़त्म। 4 है ही है, 4 से छोटा कोई दिया ही नहीं, ख़त्म। इसका मासा क्या होगा, 4। डिफरेंस होगा या तो डिफरेंस का गुणनखंड होगा, गुणज नहीं गुणनखंड। दिमाग में आ रहा है गुणज होगा तो 12 उपदी गुणज है 4 का, तो ये तो बात गलत है। गुणनखंड होता है, यानी 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2 हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? तो गुणनखंड और डिफरेंस कभी हमने बताया था, या तो उसका मासा डिफरेंस होगा, दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस मासा होगा, और या तो उसका कोई फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। बढ़ लेते हैं आगे। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 245, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल। जल्दी से बना दीजिए भाई। एक बैंक बचत खाते पर 4% ब्याज की दर से छमाही में ब्याज देती है, तो वर्ष के अंत में प्रभारी ब्याज क्या होगा। इसका मतलब उसको 4% एक साल मिलेगा, 2% करके 2 बार मिलेगा, और क्या मिलेगा। तो 2% का तो 4% तो हो ही जाएगा फिर, लेकिन उसको ब्याजों का ब्याज मिल जाएगा। तो 2 का 2% उसे और मिल जाएगा। तो 2 का 2% कितना हो जाएगा, भाग दे देंगे 0.04, इसमें ला के इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4.04% मिलेगा। ख़त्म। सवाल कौन सा सही होगा, पहला सही होगा। चलिए बढ़ लेते हैं आगे। वही चक्रवृद्धि ब्याज है। किसी को दिक्कत है क्या, नहीं समझ में आया? देख लीजिए, फिर से देख लेते हैं। अरे भाई इसमें कुछ किया नहीं हमने। 4% वार्षिक दर से छमाही में ब्याज देती है। 6 महीने में 4% देगा, तो अगले 6 महीने में फिर साल में 4% होगा ना, ब्याज की दर तो 4 ही होगी। तो 6 महीने में 2 मिलेगा, फिर 6 महीने में 2 मिलेगा, तो 2 बार 2 मिलेगा। लेकिन वो पैसा ब्याजों का ब्याज भी ले लीजिएगा, क्योंकि उसका पैसा उसमें ऐड हो जाएगा। तो वही है ब्याज, 2 4% तो हो ही गया, वही कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। वो ब्याजों पे ब्याज ले रहा है। पहले 6 महीने में जितना आप ब्याज पाए थे उसका 2% और पाएंगे, तो 2 का 2% 0.04 हो जाएगा। जोड़ देंगे, उत्तर हो जाएगा। अब बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 246, जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए। कह रहा है एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो 1 दर्जन है पेंसिल, 8 बच्चे हैं, और 1 दर्जन आपके पास मेन पैकेट है। आपको जो पेंसिल ख़रीदना है वो पैकेट वाली है, और एक पैकेट में 12 पेंसिल है। तो हम कह रहा है कम से कम संख्या कितनी पैकेट खरीदें ताकि सारे बच्चों को मिल जाए। तो इसका मतलब ये है कि 8 का जो गुणज होगा ना, इसका आप ले लेते हैं 8 और 12 का जो गुणज होगा, तो वो उसका HCF बन जाएगा। HCF ले लेंगे, इसका HCF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। 4 पेंसिल आपको एक बच्चे को मिलना है, 8 बच्चे हैं तो 8 में 4 से डिवाइड कर देंगे,
कितना आ जाएगा 2। ठीक है, यानी कम से कम आप 2 पैकेट ले लेंगे तो बच्चों में समान पेंसिल का बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही? नहीं समझ में आया, देख ऐसे भी चेक कर सकते हो। एक बैग दर्जन है एक बंडल में, तो 2 बंडल आप 2 पैकेट खरीदेंगे 24 में सारे बच्चे को बराबर डिवाइड हो जाएगा ना। 8 24 का गुणज है ना, 24 जो है वो 8 का गुणनखंड है, तो बस गुणज है, हो जाएगा ख़त्म। ऐसे भी कर सकते हो भाई। आप बंडल लेके आएंगे तो आधा बंडल तो कह रहा देगा नहीं वो, 1 बंडल लीजिए या तो 2 बंडल लीजिए या तो 3 बंडल लीजिए। तो आप 1 बंडल लेंगे तो 12 पेंसिल मिलेगा, 12 में आपको 8 बच्चों में बांटना है तो बटेगा तो है नहीं। तो 2 बंडल लेंगे 24 पेंसिल हो जाएगा, 24 में 8 बच्चों में बांटेंगे, देखिए बच्चों को 3 पेंसिल मिल जाएगी। सबको समान मिल गई कि नहीं मिल गई? अगर आप कम से कम कहा है, न्यूनतम कह रहा है तो न्यूनतम 2, ख़त्म। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एलसीएम निकाल के बच्चों से भाग दे दो, एचसीएफ निकाल के बच्चों से भाग दे दो। ठीक है, हमने क्या कर दिया, 4 8 और 12 का एचसीएफ निकाल लिया, उसमें कुल बच्चों में भाग दे दिया, ख़त्म हो गया। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 247। जल्दी से बना दीजिए इस सवाल को। एक वस्तु 20% की हानि पर 2400 रुपये में बेची जाती है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ईजी सवाल है, एक लाइन में सवाल बन जाएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके इस सवाल को बताइए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बच्चों का जवाब आना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है जी। इसका राइट आंसर 3600 हो जाएगा। 3600 में बेचेगा तो 20% फ़ायदा होने लगेगा, 2400 में बेचेगा तो 20% घाटा होगा। 20% जब घाटा हो रहा था तो इसका सेलिंग प्राइस कितना था? 80% तो था, और रुपए में कितना था? 24, यही तो था। और जब इसको प्रॉफिट में बेचेगा तो 120% इसका विक्रय मूल्य बन जाएगा ना, सेलिंग प्राइस। 120 बराबर 2400 डिवाइड बाई 80 इंटू 120, यही तो होगा। बोलो भाई, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 त्रिक 24, 30 बार जाएगा, 12 3 36, 300, 160 में एक 0 और लगा देंगे, 3600 रुपये। यही सवाल ख़त्म। ऑप्शन नंबर बी सही। समझ में बात आई? कोई दिक्कत किसी को? बोलो भाई, यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ख़त्म हो गया। चलिए, आज का सवाल इतना ही रहा, ठीक है ना। आज का सवाल इतना ही था। क्वेश्चन 30 या 31 सवाल ही थे। 223 से लेकर 247 तक 247 तक था ये, यानी शिफ्ट आपको थर्ड में, शिफ्ट फर्स्ट में 31 मार्च 2016 का प्रीवियस पेपर था, जो आपने आसानी से, बहुत ही इजी पेपर था, जो आपने बहुत ही आसानी से सॉल्व किया इसको, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर डेडिकेटेड हैं, पूरा रेगुलर सारी क्लास करते हैं और पूरा टाइमली टाइम देते हैं, ठीक है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वो अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के पूरा प्रयास में हैं, और उनका उज्जवल होगा भी, क्योंकि अभ्यास अगर वो रेगुलर टाइम टू टाइम कर रहे हैं तो बेहतर ही होगा, ठीक है। चलिए, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।